हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और यूपी पीसीएस आरओ के लिए करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। कल वीडियो किया था अगस्त का, ठीक है, अगस्त 2023 का जो करंट अफेयर्स था उसको कवर किया गया था। वीडियो अपलोड किया था, कल देख लेना जिन्होंने नहीं देखा हो। इस वीडियो में करेंगे सितंबर अक्टूबर 2023 का। बहुत कॉन्साइज वे में यहाँ पे आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस बनाई गई है, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा। और इन 2 महीने का करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन 2 मंथ में काफ़ी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इनको करेंगे आज। और एक चीज़ और, क्योंकि ये पीडीएफ 2 मंथ की है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सितंबर अक्टूबर 2023 का पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद इन्हीं दोनों मंथ का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। अगर पूरी पीडीएफ बनाता तो फिर टाइम लग जाता, वीडियो अपलोड होने में भी समय लग जाता। तो जितना पीडीएफ बन गई है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको पार्ट 1 बोल देंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा इन दोनों मंथ का उसको पार्ट 2 में कर लेंगे। क्लियर है। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर्स था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ भी अगर कमी रह जाती है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको ऐड करूँगा। मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उन्हीं को ऐड करता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को विजिट कीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों को खुद लग जाएगा कि ये कितना हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे लिया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। ये समिट के बारे में जो बेसिक है यहाँ पे देख लीजिए। आर्थिक सहयोग का ये प्रमुख मंच है, ठीक है। स्थापना 99 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 का मतलब क्या है यहाँ पे? G20 का मतलब है यहाँ पे 20 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें से 19 देश हैं और एक संघ है, एसोसिएशन है, जिसे यूरोपियन यूनियन बोलता है। अगर जीडीपी की बात करें तो 85% ये कवरेज करता है, विश्व की 85% जीडीपी इन 20 कंट्रीज़ में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे? चेयरमैनशिप इस बार भारत के द्वारा की गई है, और फर्स्ट टाइम था ये जब भारत ने इसको ऑर्गेनाइज किया, G20 को होस्ट किया, दिल्ली में होस्ट किया गया था, ठीक है। थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में लिखा हुआ भी पूछा जा सकता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं सारी इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, हेल्प करेगा आप लोगों को याद रखने के लिए। ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ट्रॉइका ग्रुप क्या होता है? ट्रॉइका ग्रुप, सबसे पहली बात तो ये संबंधित है G20 से, आपको ये ध्यान रखना है। ट्रॉइका ग्रुप में 3 कंट्री आती हैं। 3 कंट्री कौन कौन सी? एक कंट्री वो जो अभी प्रेजेंट में होस्ट की है, ठीक है, G20 जो सम्मेलन है उसको होस्ट करने वाली कंट्री है। इमीडिएट पास्ट होस्ट का मतलब है कि इससे पहले, जैसे अभी 2023 का पढ़ रहे हैं तो 2022 में किसने होस्ट किया था, 2023 से वर्तमान हो गया 2022, ये पिछले साल किसके द्वारा होस्ट किया गया था, और अगली साल कौन करने वाला है होस्ट। इन 3 ग्रुप से बनता है ट्रॉइका ग्रुप। तो 2023 का तो आपने देख लिया, भारत ने होस्ट किया, ठीक है, दिल्ली में होस्ट किया। 2022 में होस्ट किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा पिछले साल, और अगले साल होस्ट करने वाला है ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ पे भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के द्वारा 2023 का ट्रॉइका ग्रुप है। ये हर साल बदलता जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रॉइका 2024 आपसे पूछा जाए तो 24 का डेटा अलग बदल जाएगा। अगर 2024 का आपको ट्रॉइका ग्रुप निकालना है तो क्या करोगे? 2024 से वर्तमान हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। 2023 ये ओल्ड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ठीक है, जिसे इमीडिएट पास्ट होस्ट बोल रहे हैं, और 2025 ये नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रॉइका ग्रुप बदल जाएगा। क्लियर है। तो इतने फैक्ट यहाँ पे ये हो गए। और अगर नेक्स्ट पूछा जाए G20 2024 कहाँ पे होगा? ये ब्राज़ील में होगा। चलिए देखें यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट हैं, क्योंकि G20 अध्यक्षता, ठीक है, भारत ने की है, तो इसी क्रम में काफ़ी यहाँ पे बैठकें हुई हैं, तो भारत के अलग अलग शहरों में की गई हैं, तो ये शहर पूछे जा सकते हैं आपसे। G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज की गई G20 समिट? मतलब जो मेन समिट है वो तो दिल्ली में ही हुई, ठीक है। बाकी और भी जो सब प्रोग्राम होते रहे हैं G20 से संबंधित, वो भी अलग अलग शहरों में होते रहे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको लखनऊ, बनारस, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ये 4 शहर याद रखना है आपको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। पीसीएस प्री 2023 के लिए उम्मीद कर रहे थे, है ना, कि ये पूछा जाएगा। उस टाइम तक तो खैर समिट हुई नहीं थी, लेकिन डेटा हम लोग के पास था। लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ये सब डेटा था। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए, तो ध्यान रखना, लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट की नहीं थी। मुख्य शेरपा कौन रहे हैं G20 के? अमिताभ कांत। चलिए अब इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने ये है। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ संकल्प लेके आते हैं, या फिर कुछ नई संस्था के बारे में प्रपोजल दे के आते हैं ना, प्रपोज करके आते हैं। जैसे अगर हम लाइफ की बात करें तो ये आपका होमवर्क है, लाइफ के बारे में बताइए, ये कहाँ पे इनिशिएट किया था मोदी जी ने। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये कहाँ पे प्रपोज किया था, ये सब बताइए कमेंट करके। इसी तरीके से इस समिट में भी, G20 समिट में भी मोदी जी ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, और ये इनिशिएटिव क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया जाएगा।
और देन किसकी है? ये पीएम मोदी की है। इस अलायंस में जो देश रहने वाले हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरी संभावना है पूछा जाए। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई। कुछ कोडिंग वोडिंग करके यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल ही अगर सिंपल पूछ ले कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो फिर G20 लगा देना, ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा। तो एक इनिशिएटिव तो ये हो गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और दूसरा इनिशिएटिव है आईमैक। आईमैक ही क्या है? आईमैक यहाँ पे देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे हम लोग BRI पढ़ते हैं, है ना, चाइना का बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी के काउंटर में ये बनाया गया है आईमैक, ठीक है। इसी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है G20 में। तो G20 में आपने 2 इनिशिएटिव पढ़े हैं मोदी जी के द्वारा जो लिए गए, एक आईमैक की स्थापना होगी और दूसरा ये अलायंस, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल, ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये G20 से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट थे, डेटा था आपके पास। दूसरा टॉपिक लिया गया है यहाँ पे PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा कौन है? ये गॉड है हिंदू धर्म के। और ये रिलेट किससे करते हैं? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको यांत्रिक देवता बोलते हैं ना, यांत्रिक देवता। हम लोग पूजा किसकी करते हैं? हम लोग पूजा लोहे की करते हैं, हम लोग पूजा मशीन की करते हैं ना। किसान आदमी हैं तो हम लोग पूजा ट्रैक्टर की करते हैं, हम लोग पंजा की करते हैं, बोनी मशीन की करते हैं। 4 पहिया है, 4 पहिया की पूजा करते हैं, 2 पहिया की पूजा करते हैं। तो एक रिचुअल है जिसमें हम सभी लोग यहाँ पे लोहे में, मशीन में, जो भी हमारे पास है उसमें भी हम ईश्वर को देखते हैं, विश्वकर्मा जी को देखते हैं, ताकि ये सब सही काम करते रहें और अच्छे से हम लोगों को सर्विस देते रहें। अब भाई आप किसान है, आपके पास ट्रैक्टर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ट्रैक्टर चलता रहे, है ना, खराब ना हो, जल्दी जल्दी अच्छे से सर्विस देता रहे। यही ना पर्पज होता है पूजा करने का। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं PM विश्वकर्मा योजना में क्या है। देखिए, आर्टिसंस जो हैं, कारीगर जो हैं या फिर शिल्पकार हैं, क्राफ्ट्समैन जैसे बोलते हैं, ये जो भी बनाते हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सेवाएं हैं, इनकी गुणवत्ता और उनकी रीच में यहाँ पे सुधार करना इस स्कीम का एम है। पहली बात, ये आर्टिसन और शिल्पकार क्या होते हैं? ये नींव है, ठीक है, ये फाउंडेशन है। लोहार हुए, स्वर्णकार हुए, कुम्हार हुए, बड़े हुए, नाई हुए, धोबी हुए, दर्जी, मोची, मूर्तिकार, ये सारे लोग जो हैं, इन्हीं सभी को यहाँ पे कवर किया गया है इस योजना के तहत। एक तरह से ये इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, इन सभी के लिए। इंश्योरेंस स्कीम नहीं बोलना चाहिए, लोन स्कीम बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ब्याज पर यहाँ पे लोन दिया जाएगा इन सभी को जिनको कवर किया गया है। और इन सभी को यहाँ पे उपाधि भी दी गई है इनको विश्वकर्मा की। लोहार एक विश्वकर्मा है, स्वर्णकार भी एक विश्वकर्मा है, कुम्हार एक विश्वकर्मा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। विश्वकर्मा से हमें समझ में आता है कि ये लोहा, मशीन, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकी पूजा वूजा की जाती है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसी के सेंस में यहाँ पे ये चीज़ आई है सामने। लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती होती है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है, 2023 तो लगा ही लेंगे, ठीक है। मैचिंग में अगर पूछे, योजनाओं से आजकल मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 स्कीम दे देता है और उनके सामने 4 ईयर लिख देता है और मैच चलाना पड़ता है कौन सी कब ईयर किस ईयर में लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो जो बड़ी बड़ी स्कीम होती हैं उनको तो हम लोग लगा लेते हैं, पर जो नहीं सुना है या फिर नहीं पढ़ा है तो फिर गलती करने की पूरे चांस हो जाते हैं। तो साथ में ये भी सब ध्यान रखते जाना है। चलिए, अब यहाँ पे बेनिफिट तो देख लिया, इन लोगों को बेनिफिट होने वाले हैं। अब बेनिफिट किस प्रकार के होंगे ये देखिए। MSME जो है, ये जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ये नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन है, जो आपको भी बताया गया कि ये एक क्या है, ये लोन स्कीम है और आपसे कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज नहीं लिया जाएगा, बहुत कम मात्रा में ब्याज लिया जाएगा। फ़ायदा ये है कि ये कोलेटरल फ्री लोन सर्विस है। कोलेटरल का मतलब समझते हैं ना? कोलेटरल का मतलब है कि कोई आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे PM विश्वकर्मा ID भी आपको दी जाएगी। आप अगर मूर्तिकार हैं तो आपके पास PM विश्वकर्मा ID होगी, ठीक है। मोची हैं तो आपके पास ID होगी। ID रहेगी तो आप सारे बेनिफिट्स लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपको। आपका कौशल उन्नयन होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें भी हैं। लोन के अलावा ट्रेनिंग, आपकी जो स्किल है उसमें भी, उसको भी और स्किल्ड बनाया जाएगा, है ना। और साथ में अगर आप मोची हैं तो मोची का काम करने के लिए जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है पब्लिक को सर्विस देने के लिए, तो उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। जो जिस फील्ड से भी बिलोंग कर रहा है, जिस प्रोफेशन में भी है, उस प्रोफेशन के लिए जो भी उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है सर्विस देने के लिए पब्लिक को, उनको खरीदने के लिए उनको टूल किट भी दिया जाएगा, ठीक है। टूल किट के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं इस स्कीम के तहत। ये सारी चीज़ें देख ली आपने, किसके लिए है, क्या क्या इसमें दिया जा रहा है बेनिफिट, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 3 के बारे में। इसको अगस्त की PDF में भी कवर किया था, लेकिन उस टाइम तक, क्योंकि अगस्त की PDF का मतलब है जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप सितंबर का करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं तो ये मतलब है अगस्त का पढ़ रहे हैं, है ना।
तो अगस्त की वीडियो में इसको लॉन्च तो कर दिया गया था लेकिन पहुंचा नहीं था, तो इस वीडियो में हम लोग पहुंचा देते हैं। चंद्रयान 3 देखें, 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई। बिल्कुल बेसिक है, आप लोग जान रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये चौथा देश है, और अगर साउथ पोल की बात करें तो ये पहला देश है। भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, ओवरऑल अगर सरफेस की बात करें मून की तो ये चौथा देश है। 23 अगस्त आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 23 अगस्त को पहली चीज़ तो यही है सफल लैंडिंग हुई। उसी के चलते यहाँ पे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की भी घोषणा की गई है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। गया कौन कौन था मून पे? लैंडर गया था और रोवर गया था, है ना। चंद्रयान 3 जो यान था वो ले गया था। विक्रम के बारे में भी पिछले वीडियो में समझा था, प्रज्ञान के बारे में भी समझा था। प्रज्ञान जिसमें पहिए लगे थे, जो वहाँ पे घूम रहा था, है ना। चलते चलते तो एक बार सामने क्रेटर भी आ गया था, है ना, तो थोड़ा सा हॉल्ट हुआ था। फिर भी कोई बात नहीं, कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बदल दी गई थी। बहुत कठिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि न्यूज़ में बड़ा था, है ना, बहुत काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में बना रहा था कि अब प्रज्ञान क्या करेगा, क्योंकि सामने बहुत बड़ा खड्डा था, 4 मीटर का। 4 मीटर का खड्डा, क्रेटर छोटा खड्डा नहीं होता है ना, तो हो सकता साइज ही पूछ ले कितने मीटर का था। वैसे बहुत बचकाना क्वेश्चन हो जाएगा ये पीसीएस के लिए। फिर भी ध्यान रखें कि मतलब पता तो होना चाहिए ना कि भाई प्रज्ञान के सामने खड्डा था, ठीक है, कितना बड़ा खड्डा था, 4 मीटर का था, ठीक है। शिव शक्ति क्या है? शिव शक्ति नाम दिया गया है जहाँ पे विक्रम लैंडर ने लैंड किया था, जहाँ पे उतरा था, जिस जगह पे उतरा था उसी जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आइए, दूसरा मिशन है PSLV C-57। PSLV C-57, ये आपको ध्यान रखना है। ये रॉकेट है जो ले गया आदित्य L1 को। ठीक है, आदित्य L1 को ले गया रॉकेट। PSLV GSLV तो समझ रहे होंगे ना, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, और C लिखा रहता है, C-57, 58, 59, ये फ्लाइट नंबर होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, C-57 रॉकेट के द्वारा गया था आदित्य L1। संबंधित किससे, ये तो जान रहे होंगे, सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसके अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य का मतलब ही सूर्य है ना, आदित्य सूर्य, और L1 का मतलब क्या है? L1 को यहाँ पे समझ लीजिए। L1 आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये लैग्रांजी पॉइंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं सन अर्थ सिस्टम में, आप इनको एक तरीके से पार्किंग स्पॉट समझ लीजिए। जैसे L1 हुआ, L2 हुआ, L3 हुआ, L4 हुआ, L5 हुआ, ये लैग्रांजी पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई भी वस्तु स्टैग्नेंट हो जाती है। जैसे अगर आप आदित्य को L1 में शिफ्ट कर देंगे, L1 लैग्रांजी पॉइंट में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो वो फिर L1 की रेंज में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए इनको पार्किंग स्पॉट बोला जा रहा है, फिक्स्ड पोजीशन के लिए, अंतरिक्ष यान फिक्स्ड पोजीशन में रह सके। यही कारण है कि उसको इन सब पॉइंट पर रखा जाता है। और सबसे बड़ा फायदा और क्या होता है, देखो, कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, कोई मशीन है, अगर वो स्टेगनेंट है एक जगह पे, तो फिर फ्यूल इफिशियंसी उसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, है ना, फ्यूल कम से कम लगेगा उसमें। अब भाई गाड़ी अगर खड़ी है एक जगह पे तो तेल नहीं जलेगा ना। तो ये L1 का मतलब है, जाने रहिए। अब देखें, आप कुछ बेसिक देख लेते हैं। 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा इसको लॉन्च किया गया SDSC से। SDSC जान रहे हैं, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, यहीं से लॉन्च होते हैं ये सब रॉकेट, PSLV GSLV वगैरह। कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। एक सोलर मिशन हम लोगों ने USA का पढ़ा है, नासा का पढ़ा है। उस मिशन का क्या नाम है, जल्दी से बताइए? पार्कर मिशन, है ना। पार्कर मिशन, तो जैसे हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं आदित्य L1 के बारे में, तो आदित्य L1 तो बाहरी वातावरण के बारे में अध्ययन करेगा। अगर आप पार्कर के बारे में पढ़ेंगे तो पार्कर तो और अंदर, मतलब जैसे हम लोग सबसे आउटर लेयर कौन सी पढ़ते हैं सूर्य की, कोरोना पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मिशन है जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जाके उसने स्टडी की है, अध्ययन किया है, तो वो फिर पार्कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आदित्य L1 को L1 के चारों ओर होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, L1 जो है इसी के चारों ओर ही घूमेगा, और L1 जो है वो सूर्य से काफ़ी दूर है ना, काफ़ी दूर है। वो दूरी कितनी अभी समझ में आ जाएगी आपको। मतलब इसको ऐसे मत समझना कि जो आदित्य L1 है वो बिल्कुल सूर्य पर पहुंच जा रहा है, सूर्य से बहुत दूर है। जैसे यहाँ समझिए, अर्थ, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़। और आदित्य L1 की जो स्थिति रहेगी, यानी L1 जो पॉइंट है वो पृथ्वी से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर आगे है। 15 लाख, 15 करोड़ और 15 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर आगे जो L1 पॉइंट है वहाँ पे आदित्य L1 रहेगा और वहीं से स्टडी करेगा, यानी ये सन से बहुत दूर है ना। और इस आदित्य L1 को L1 तक पहुँचने में 4 महीने का समय लगेगा अभी। ठीक है, यानी 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 महीने का समय लग जाएगा। बाकी ये सब देख रहे हैं, ना सूर्य पर लैंड कर रहा है, ना ही सूर्य के नज़दीक जा रहा है आदित्य L1। ठीक, क्योंकि वो हम लोगों ने यहाँ पे दूरी से देख लिया। देखें यहाँ पे पर्पज क्या है। पर्पज आसान सा है, रियल टाइम सोलर एक्टिविटी को पता करना है, चल क्या रहा है भाई वहाँ पे, है ना, स्पेस वेदर की क्या कंडीशन है।
सूर्य के ऊपरी वायुमंडल जो क्रोमोस्फीयर या फिर कोरोना है, इसका अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे पार्कर मिशन के बारे में मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। 2018 का मिशन है, नासा का मिशन, कोरोना से होकर उड़ान भरने में सफल रहा। ठीक है, अभी तक का सबसे निकट जाकर सूर्य का अध्ययन करने वाला ये मिशन था। चलिए, ब्रिक्स की तो जो चेयरमैनशिप है वो ऑल्टरनेट होती है। जैसे ब्राज़ील ने अगर की है तो फिर अगले साल रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। इससे पहले कुछ सालों पहले तो ये ऑल्टरनेट नहीं थी व्यवस्था। आप शुरुआत की समिट देखेंगे तो ऐसा सीक्वेंस नहीं हुआ करता था, अभी ऑल्टरनेट है। ठीक है, अध्यक्षता ऑल्टरनेट होती है। आयोजन कहाँ पे हुआ? मोदी जी गए थे यहाँ पे, और ये फिजिकली हुई है इस बार। ठीक है, वर्चुअल नहीं हुई है, फिजिकली हुई है। साउथ अफ्रीका गए थे, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स 15वीं समिट हुई है। थीम इस बार की क्या है? बहुत लंबी सी थीम है। मेन हेडिंग ये जो है मैंने लिख दी, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, और फिर और भी लिखा हुआ है, मैंने इसको नोट नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, थीम पूछने के बहुत कम चांस है, ये जगह याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इस समिट के बारे में, ब्रिक्स के विस्तार करने की घोषणा की गई है। ब्रिक्स में अभी कितने मेंबर हैं? अभी तो बी है, अभी आर है, अभी आई है, अभी सी है और एस है ना? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी तो 5 ही हैं। अब 6 मेंबर और जुड़ने वाले हैं, ये बात की गई है अभी 15वीं ब्रिक्स समिट में, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। और ये 6 मेंबर हैं कौन कौन से? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में एक कोई नहीं रहेगा और पूछेगा कि इनमें कौन सा नया सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो रट के जाइएगा। ठीक है, तो 5 पहले मेंबर थे, 6 नए और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 11, और 1 जनवरी 2024 से पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे। तो पेपर तो फरवरी में है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कितने सदस्य हैं तो 11 ही मार के आना। ठीक है, चलिए, रिप्रेजेंट किसने किया इस समिट को? भारत को रिप्रेजेंट मोदी जी ने किया। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है, प्रपोजल कुछ ना कुछ, देखो जान ही रहे, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों से तो लीडरशिप आती है ना। तो आपने क्या क्या देख लिया अभी? आपने लाइव देख लिया, आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लिया, इसके अलावा आपने अभी G20 में देखा क्या? आपने बायोफ्यूल का अलायंस देख लिया। अब यहाँ पे ब्रिक्स में देख रहे हैं आप, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम की भी स्थापना की जाएगी, और पारंपरिक औषधि के भंडारण की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, कि जो ब्रिक्स देश हैं उनको इस पर भी काम करना चाहिए, पारंपरिक औषधि के भंडारण पर, यानी रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है। तो ये यहाँ पे प्रपोजल थे पीएम मोदी के ब्रिक्स समिट में। क्लियर है? चलिए, अगेन इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू की चीज़ें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की हैं, और ये बहुत काम की पीडीएफ है आपके लिए, बहुत काम का वीडियो है। देखिए, इस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकता है? एक तो यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया। ठीक है, हम लोग को ये भी सीखना है कि महारत्न का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। टोटल कंपनी कितनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली ऑयल कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑयल का मतलब क्या है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, जो एक्सप्लोरेशन का काम करती है, अन्वेषण काम करती है, तेल को खोजती है और प्रोडक्शन भी करती है। ठीक है, उत्पादन भी करती है। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। कंडीशन क्या है? कंडीशन अभी पढ़ेंगे, क्योंकि महारत्न से पहले तो ये नवरत्न ही थी ना, तो ठीक है, नवरत्न थी। नवरत्नों के शीर्ष पर जो है, मल्टीनेशनल लेवल पर काम करने में सक्षम हो जो कंपनी है ना, और बनने की कैपेसिटी जिसमें हो, उसको महारत्न बोला जाता है। ये दर्जा कौन देता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा दर्जा दिया जाता है नवरत्न का, महारत्न का। अब क्राइटेरिया देख लीजिए, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है कि कोई कंपनी नवरत्न तो वो हो ही, ठीक है, तभी वो जंप कर सकती है महारत्न में। दूसरी कंडीशन है कि वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो, यानी एनएसई हुआ और बीएसई हुआ, है ना। स्टॉक मार्केट तो जान रहे हैं ना, वहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए, मतलब शेयर इनका होना चाहिए कंपनी का। जैसे इससे पहले आरईसी थी, है ना, इससे पहले किसको दर्जा दिया गया था महारत्न का? आरईसी, ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन थी। तो आप देखेंगे शेयर मार्केट में, आप इसके शेयर हैं, आरईसी के शेयर बाय सेल कर सकते हैं, मतलब लिस्ट होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, ये कंडीशन ही होगी। तीसरी कंडीशन है एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए ना 3 साल का, मतलब 3 साल के दौरान एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। एक टर्नओवर की बात हो रही है, ठीक है, हर साल का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। चलिए, और एक कंडीशन है 5,000 करोड़ का प्रॉफिट भी होना चाहिए, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट। चूंकि 3-3 साल का देखा जाता है, तो हो सकता है किसी साल 6,000 का प्रॉफिट हो गया हो, और हो सकता है किसी साल 2,000 का ही प्रॉफिट हो, तीसरे साल कुछ और हो गया हो। तो कुल मिला के तीनों साल में जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा वो 5,000 रुपये का होना, 5,000 करोड़ रुपये का होना चाहिए। ठीक, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, तभी महारत्न बोला जाएगा किसी कंपनी को। ऐसी नवरत्न की अलग क्राइटेरिया है, तो वो अभी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लेंगे कि नवरत्न कंपनियां है कितनी। टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? अब 13 हो गई हैं। ये 13 का फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, सबसे रिसेंट ऑयल, जिसको अभी हाल ही में मिला। इससे पहले कौन थी? आरईसी, ये भी आपने देख लिया, 12वीं कंपनी ये थी महारत्न। इससे पहले ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन थी, ठीक है,
तो इनको एक बार रिकॉल कर लीजिए सारी, ये जो 13 की 13 है। वैल्यू है, फुल फॉर्म के साथ पढ़ता जाऊँ, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, IOCL हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल स्टील का जो है ना स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, PGCIL ये पावर ग्रिड है, HPCL ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, PFC ये पावर फाइनेंस है, REC ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, और 13वीं कंपनी ऑयल इंडिया। ठीक है, इसका नाम भी ऑयल है और इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे ना तो ऑयल, ओ का मतलब ऑयल हो जाता है, आई का मतलब इंडिया, ऑयल का मतलब लिमिटेड, तो फुल फॉर्म में भी ऑयल है और वैसे भी इसका नाम ऑयल है, यानी जो इसका एक्रोनिम बन रहा है वो बड़ा अच्छा सा बन रहा है ऑयल का, है ना। तो ये 13 कंपनी होंगी महारत्न। नवरत्न की बात करें तो नवरत्न है 14, तो ये 13 और 14 का फैक्ट याद रखें अभी सितंबर तक। ठीक है, 13 महारत्न और 14 नवरत्न। चलिए, लेटेस्ट कौन हुई है? लेटेस्ट नवरत्न, जैसे अभी महारत्न का दर्जा मिला है ना इसको, ऑयल को, उसी दिन नवरत्न का भी दर्जा मिला होगा किसी कंपनी को, तो वो कंपनी है नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो ये भी ध्यान रखें साथ में, कर लेंगे। चलिए, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 देखिए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहले ये बैकग्राउंड में देख लीजिए, स्थापना 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। हम लोग संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है, आसियान के हम लोग संस्थापक सदस्य नहीं है। संस्थापक कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बहुत कम चांस है वैसे इसका पूछने में, बस ऐसे ही डाल दिया था बैकग्राउंड के लिए। कुल सदस्य कितने हैं? अब 11 सदस्य हो गए। ठीक है, ये आपको एक याद रखना है, एक जो ऐड हुआ है वो है 2023 से एक नया ऐड हुआ है मेंबर। मेंबर का मतलब देसी होता है, ठीक है, तिमोर लेस्ते, ये नया मेंबर ऐड हुआ है आसियान में। चेयरमैनशिप किसने की है? जकार्ता में हुई है, ठीक है, इंडोनेशिया। बैठक हर 2 साल में होती है। 2024 को चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? चेयर कौन कर रहा है? लाओ PDR। लाओ PDR का दूसरा नाम लाओस भी है। तो ये कुछ फैक्ट है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखना, बहुत सारी यहाँ पे जकार्ता में सेम डे में, मतलब उसी दौरान जब ये चल रही थी आसियान शिखर सम्मेलन, तो और भी मीटिंग साथ साथ में चली, जैसे आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये भी हो गई थी उधर ही, तो ये भी जकार्ता इंडोनेशिया हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सीधा का सीधा आसियान भारत शिखर सम्मेलन है ना। तीसरी समिट है ईस्ट एशिया समिट 2023, ये जकार्ता, ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुई उसी दौरान, चूंकि भारत संस्थापक सदस्य है ईस्ट एशिया समिट का, तो ये भी ध्यान रखना। ये 2 समिट थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए देखें, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कुछ है, यहाँ पे डेटा है आपके पास। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने टॉम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह जगह किस देश में है? ये है एथेंस में, ठीक है। एथेंस कैपिटल है कहाँ की? ग्रीस की है ना, ग्रीस की। पुराना नाम क्या है इसका? यूनान। तो इनकी विजिट थी यहाँ पे ग्रीस में, तो ये वहाँ पे विजिट के दौरान इन्होंने ये काम किया था, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन निकाला। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया? PM मोदी साहब को किया गया। ठीक है, विजिट पे जाना है तो ऑनर तो मिलता ही है, उधर से अगर कोई आता है हमारे देश में तो हम लोग भी उनको ऑनर में कुछ ना कुछ सम्मान देते हैं, तो ये चलता रहता है, ये ग्रीस का सम्मान है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ABDM, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABDM मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये माइक्रोसाइट क्या चीज़ है भाई? पहले माइक्रोसाइट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देखिए, अभी एक समस्या आ रही थी आयुष्मान भारत में, जो आम जनता बोल रही थी कि भाई आयुष्मान भारत वाले हॉस्पिटल है ही नहीं, है ना, जहाँ पे ये हमें मिल सके पैसा, जिसके तहत पैसा मिलता है, इलाज होता है ना, वो लिस्टेड ही नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल लिस्टेड ही नहीं है, बहुत लिमिटेड मात्रा में हॉस्पिटल लिस्टेड है। उसी समस्या को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, डिजिटल मिशन। इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें माइक्रोसाइट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, माइक्रोसाइट्स बनाई जा रही हैं, यानी अब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को भी, छोटी छोटी क्लिनिक को भी, अगर आपके पास कोई लैब भी है, आप टेस्ट कराने जाते हो ना ब्लड, आपके पास कोई लैब भी है, तो चाहे लैब हो, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो, या फिर फार्मेसी है, तो इन सभी को जोड़ा जा रहा है, इन सभी के ग्रुप को बोला जा रहा है माइक्रोसाइट। अब ये सब भी आयुष्मान भारत से कनेक्ट हो सकेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। छोटे मध्यम आकार के क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, लेबोरेटरी जो हुई, फार्मेसी जो हुई, कुल मिला के क्या किया जा रहा है? दायरे को बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो छोटी छोटी माइक्रोसाइट बन रही है, इन सभी का ये जो ग्रुप है, माइक्रोसाइट मतलब क्लिनिक, नर्सिंग होम, छोटे अस्पताल, लैब, फार्मेसी का एक ग्रुप है, एक जगह का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको माइक्रोसाइट बोला जा रहा है। अब ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के अलावा ये छोटी छोटी माइक्रोसाइट भी आपको डिजिटली यहाँ पे आपको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगी। तो इसी तरीके की पहली माइक्रोसाइट जो बनाई है, बनाने वाला जो राज्य है वो है मिजोरम, ठीक है, आइजोल में स्थापित किया गया। अब माइक्रोसाइट का मतलब समझ में आया? सिंपल सा मतलब है ग्रुप ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कौन है? हेल्थ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है भाई? यही करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं, क्लिनिक करते हैं, नर्सिंग होम करते हैं, है ना, लेबोरेटरी में आप टेस्ट कराने जाते हो, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है। फार्मेसी दवा बेच रहा है ना, तो सर्विस मिल रही है आपको। चलिए, तो ये माइक्रोसाइट याद रखना।
देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। कल भी देखा था आपने, लेकिन वो तो सिर्फ एमपीआई पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा था, उसमें राष्ट्रीय शब्द नहीं जुड़ा था। अब हम लोग को राष्ट्रीय वाला भी पढ़ना है। राष्ट्रीय में पढ़ेंगे तो फिर हमें स्टेट्स का डेटा देखना पड़ेगा, राज्यों का डेटा देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपके पास है याद रखने के लिए, और इम्पोर्टेंट भी है। इसका रिव्यू किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, कमीशन के द्वारा, है ना, नीति आयोग के द्वारा। चूँकि नीति आयोग जो है वो पैरेलल में काम करती है, कोऑर्डिनेट करती रहती है ओपीएचआई की और यूएनडीपी की। ओपीएचआई तो समझ रहे हैं ना, यूएनडीपी और ओपीएचआई ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाती है। तो इसका डेटा तो हम लोगों ने देख लिया था कल। वही डेटा यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे बस स्टेट्स का डेटा आपके पास रहेगा, क्योंकि आप भारत के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको स्टेट्स भी देखना पड़ेगा। इससे कुछ चीज़ें चेंज है वो हम लोग अभी देख ले रहे हैं, और जो चेंजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बैकग्राउंड में देखिए, यहाँ पे 2015 में एसडीजी लॉन्च किए गए थे, ठीक है। 17 गोल हैं, 169 सब गोल्स हैं। इस सब गोल्स का मतलब समझ रहे हैं। जैसे हम एसडीजी 1 की बात करें, एसडीजी 1 जो है वो क्या है, जीरो पॉवर्टी है, गरीबी शून्य करना है 2023 तक। तो 2030 तक ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, इसका सब गोल ए जो है 1.1, एसडीजी 1.1। तो कम से कम इतना तो कर ही लें कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, चरम स्थिति वाली जो गरीबी है, उसी को कम कर लें। बाकी जो छोटी मोटी गरीबी बचेगी उसको बाद में देख लेंगे। हम अपना जो लक्ष्य है वो हम एक्सटेंड कर देंगे, 2030 की जगह 2040 कर देंगे, 50 कर देंगे। इस तरीके से ये सब गोल्स हैं। तो सब गोल्स जो लिखा करे 169, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सब गोल्स का मतलब ये है, ठीक है। जैसे अगर एसडीजी 1.2 की बात करें, 1.2 ये 1 का सब गोल है, ठीक है। 1.2 कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, बहुआयामी गरीबी जो है 2030 तक कम से कम आधी ही हो जाए, आधे की हम कटौती कर पाएँ। हम का मतलब है कि हम सभी को, हमारे देश के अलावा पूरी दुनिया में जितने देश हैं सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ ठीक है, गरीबी का डेटा आपके पास है एसडीजी के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नेशनल एमपीआई है, नेशनल एमपीआई का बैकग्राउंड देखिए। भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक तैयार करना था, ठीक है, कर लिया। पहला भी कर लिया और दूसरा भी लॉन्च हो गया। अभी हम लोग दूसरा का ही डेटा पढ़ेंगे, ठीक है, पहले का नहीं पढ़ेंगे। बस पहला यहाँ पे जानकारी के लिए बता रहे हैं। स्टेट्स हुए, राज्य जो हुए, यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी की, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग तैयार किया जाता है। नीति आयोग की ये जिम्मेदारी है, नीति आयोग करती है काम। पहला जो नेशनल एमपीआई बना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना, पहला वाला, ये हेल्थ सर्वे के अनुसार बना। हेल्थ सर्वे का जो डेटा था वही उठा लिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है चौथे नंबर का, और चौथे नंबर का कब था? ये 2015 और 16 का था, है ना। 15-16 में फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, चौथे नंबर का। तो इसी के आधार पर पहला वाला नेशनल एमपीआई बना था। दूसरा नेशनल एमपीआई जो है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, इसके बारे में देखिए। जो आप एमपीआई में पढ़े हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे कि आप 3 आयाम यहाँ पे भी एमपीआई में पढ़ते हैं, और 3 आयाम एमपीआई में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एमपीआई में आपने 10 इंडिकेटर पढ़े थे, ठीक है। हेल्थ का पढ़ा था, एजुकेशन का पढ़ा था, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का पढ़ा था। हेल्थ में 2 इंडिकेटर पढ़े थे, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर पढ़े थे, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आपने 6 इंडिकेटर पढ़े थे। टोटल मिला के हो जाते हैं 10। लेकिन ये जो नेशनल एमपीआई है, नेशनल एमपीआई है, इसमें ये 10 तो हैं ही, इसमें 2 इंडिकेटर और जोड़े गए हैं भारत की तरफ से। और ये भारत की तरफ से क्या है, चूंकि भाई नीति आयोग बना रहा तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो इसमें 2 इंडिकेटर और जोड़े गए हैं। पहला है यहाँ पे प्रसव पूर्व देखभाल, और दूसरा है बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये 2 इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय एमपीआई में 2 जो नए संकेतक हैं या फिर इंडिकेटर जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रसव पूर्व देखभाल लगा देना और बैंक अकाउंट लगा देना। प्रसव पूर्व देखभाल, चूंकि ये हेल्थ वाली बात है तो ये हेल्थ वाले आयाम में जुड़ जाएगा। तो पहले 2 थे आयाम, पहले 2 थे इंडिकेटर हेल्थ में, एक और जुड़ गया, तो ये हमारा बन गया हेल्थ का, ठीक है, 3 हो गए। उसी तरीके से बैंक अकाउंट, ये किससे संबंधित है? ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से संबंधित है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित है। सॉरी, मैं यहाँ पे शायद स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बोल रहा था, ये लिविंग है, ठीक है, फिर भी सेंस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, जहाँ पे 6 पड़ा था स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में 6 इंडिकेटर थे, यहाँ पे एक और जुड़ गया तो 7 हो गया। तो कुल मिला के अगर हम नेशनल एमपीआई की बात करें, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेशनल एमपीआई की बात करें तो आयाम तो 3 सेम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहाँ हेल्थ में कितने इंडिकेटर हो गए? नेशनल के हिसाब से 3 हो गए, एक जुड़ गया ना। एजुकेशन में 2 ही रहे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 ओरिजिनली थे ही, और एक और जोड़ा हुआ है भारत की तरफ से, तो ये हो गए 7। तो टोटल कितने हो गए? ये 12 इंडिकेटर हो गए। तो वही आपने यहाँ पे देखा है कि नेशनल एमपीआई जो है इसमें 3 आयाम और 12 संकेतक हैं। तो ये 2 संकेतक याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डेटा देखिए इसका। सेकंड नेशनल एमपीआई जो है, इसी का जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू नीति आयोग की हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला वाला नेशनल एमपीआई किसके बेस पे बना था, किसके डेटा के बेस पे बना था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार बना था पहला वाला, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा नेशनल एमपीआई बन रहा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
5 जो था 2019 से 2021 पर, इस पर आधारित है, इसी के डेटा से इसको बनाया गया। अब यहाँ पे बस कंपेयर पढ़ लेना है, हेल्थ सर्वे जो चौथे नंबर का था और हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का है, दोनों का ईयर ध्यान रखे रहना, ठीक है। 2015-16 का चौथे नंबर वाला था और 5वां जो है हेल्थ सर्वे ये 19-21 का था। इसी के मध्य में जो चेंजेस आए हैं बस उसी को यहाँ पर रिव्यू किया गया, उसी का डेटा हम लोग को पढ़ लेना। अब देखिए, इसी दौरान 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त हुए। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया। 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बाहर आए हैं, मुक्त हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश से। ये प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। लगभग 3.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। दूसरे नंबर से बिहार से बाहर निकले, ठीक है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे संख्या का डेटा तो हमेशा ज़्यादा उसी स्टेट का रहेगा। अब देखिए, एक डेटा आपने बस अभी इतना पढ़ लिया कि कितने लोग कम हुए हैं, ठीक है। 13.5 करोड़ हो गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मुक्त हुए, अच्छी बात है। और डेटा देखिए, 2015-16 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या थी कितनी, ये 24.85% थी, लगभग 25%, याद रखें। ये डेटा भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, नहीं तो इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक पिक्चर तो क्लियर होना चाहिए ना कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उस पर हम लोग करके आ रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। कल को अगर कोई पूछ ले कि गरीबी के बारे में कुछ बताओ तो ये तो बता पाओ कम से कम, ठीक है। तो ये डेटा तो चौथे हेल्थ सर्वे के टाइम पे था, लेकिन अभी का क्या डेटा है 19-21 का, यानी 5वां जो हेल्थ सर्वे था, 5वां हेल्थ सर्वे बोल लीजिए या फिर आप सेकंड नेशनल एमपीआई बोल लीजिए, एक ही बात आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि डेटा वही है, वहीं से डेटा लिया गया है। इस बार देखो बहुत कमी आई है, 14.96, 14.96, हम इसको 15% लिख दे रहे हैं। तो 15-16 में गरीबी थी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी थी लगभग 25%, और 19-21 में ये 15% बची, तो काफ़ी कम कर दी हमने, है ना। लगभग 10% की कमी कर ली, 9.889% की कमी दर्ज किया है। ये सारा डेटा देख के दिमाग खराब तो नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लो फिर देखो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार, हम दो ही चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, चौथे हेल्थ सर्वे का कर रहे हैं और 5वें का कर रहे हैं। चौथे में कितना गरीबी था भैया, चौथे के टाइम पे 25% गरीबी थी। गरीबी बोल रहा हूँ मतलब मैं मल्टी डायमेंशनल गरीबी ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चौथे के टाइम पे 25% गरीबी थी और 5वें के टाइम पे 15% गरीबी बची, अच्छी बात है, 10% हमने कम कर लिया, बस इतना ही तो पड़ा अभी। आप देख लीजिए, अब चूंकि ये गरीबी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है तो वो भी तो देखना पड़ेगा। गरीबी क्षेत्र की पूछ लेगा पीसीएस तो क्या करोगे, शहरी क्षेत्र में पूछ लेगा। अभी तो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ ली, ये एवरेज पढ़ लिया, 15%, 25% और ये 10%, ठीक है। अभी देखो अलग अलग पढ़ो, गरीबी क्षेत्र में देखो, गरीबी क्षेत्र में गरीबी कितनी थी, ये लगभग 33% है, ठीक है। 33% कब थी, ये 15-16 की बात कर रहा है, 15-16 का मतलब है मैं चौथे हेल्थ सर्वे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यही गरीबी 19-21 में कितना बचा, 19% बचा, ये भी बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कम कर दिया हमने, ठीक है। तो ये डेटा भी याद रखना, इसको घटा के भी देख लेना, 32 में से 19 गया तो कितना बचा। हो सकता है ये पूछ ले कि गरीबी क्षेत्र में अभी दूसरे नेशनल एमपीआई में कितनी कमी आई है, तो कमी तो फिर घटा के देखोगे, यहाँ पे जो लिखोगे भाई उत्तर लगाओगे ना, मैंने यहाँ पे घटाया नहीं है। फिर भी अगर इतना भी दोनों याद है तो फिर वहीं घटा लेना, एग्जाम बुक में जो आपको मिलेगी पेपर बुक उसमें घटा के देख लेना, याद होना चाहिए। बट एक 33% याद रख लो मोटा मोटा, एक 20% याद रख लो, हो जाएगा काम, ठीक है। शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में तो ठीक है गरीबी बहुत कमी रहती है, तो डेटा भी कम लिखा हुआ है। 15-16 के टाइम पे या फिर चौथे हेल्थ सर्वे के टाइम पे लगभग 8.5% थी, और 19-21 में जो अभी रिव्यू किया गया नीति कमीशन के द्वारा, ये तो ये वाला डेटा है ना 5.27, तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। 8.5 पहले थी, मतलब 8.65 पहले थी और अभी 5.27 हो गई, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कमी दर्ज की है शहरी क्षेत्र में भी, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। तो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है नेशनल एमपीआई से और पूछा जाए कि एक स्टेटमेंट में लिखा रहे कि गरीबी क्षेत्र में जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है वो 15-16 के टाइम से 19-21 में बढ़ी है, तो गलत कर देना भाई, बढ़ी नहीं है घटी है, दोनों जगह पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कहाँ पे कितना गरीब है, कहाँ पे कम गरीब है। सर्वाधिक एमपी जो है, एमपी मतलब यही बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में है, उसके बाद झारखंड में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, मान लो ऑप्शन में बिहार नहीं दिया, ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए, तो क्या लगाओगे, झारखंड लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे झारखंड, उत्तर प्रदेश लगा के आ जाओगे। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे पहले तो बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर बिहार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो झारखंड याद रखना है, ठीक है, इसलिए झारखंड का डेटा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। और यहाँ पे देखिए सबसे कम बहुआयामी गरीबों की संख्या कहाँ पे है, ये केरल में 0.55%, और ये परसेंट का डेटा है बाबा, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, हर एक डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्या मैंने यहाँ पे पिक किया है, उत्तर प्रदेश किस संकेतक में सबसे पिछड़ा राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, नेशनल एमपीआई की बात कर रहे हैं या फिर एमपीआई की बात कर रहे हैं, अभी भागे नहीं है दूसरे टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश के संकेतक में सबसे पिछड़ा राज्य है। स्कूल में उपस्थिति और विद्युत, 4 ऑप्शन बना के देगा, बढ़िया से लगा देना। स्कूल में उपस्थिति जो है ये इंडिकेटर ऐसा है जहाँ पे हम सबसे पिछड़े हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है, और विद्युत में भी। चलिए अब और अंदर चलते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो जिले हैं, गरीबी वाला लिखना चाहिए था ना, ठीक है वाले, ठीक है, क्योंकि 2 को पिक किया है। सबसे ज़्यादा एमपी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहाँ पे है, बहराइच में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर श्रावस्ती में। तो समझ लेना, माइंड में याद रख लो कि बहराइच ऐसा है जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिल्कुल भर के है। और सबसे कम कहाँ पे है, ये गाजियाबाद में है। उसके बाद फिर लखनऊ में। रह जाएगा डेटा, बहुत डेटा पढ़ लिया है ना, हमें तो पढ़ाते पढ़ाते भूल गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है उत्तर प्रदेश में, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास। महाराजगंज, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, गुड लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब रिवाइज करना है इसको बार बार, 2 बार रिवाइज 3 बार रिवाइज कर लोगे ना तो सब रट जाएगा। और एग्जाम से पहले आपके पास पीडीएफ रहेगी, प्रिंट आउट निकाल लेना, बढ़िया से रिवाइज करना। ये बस पेज ज़्यादा देखने में लग रहे हैं, ये डायरी के पेज हैं, ठीक है, तो मतलब A4 साइज का पेज नहीं है, तो बहुत समय नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि इसको मैंने इतना कॉन्साइज कर ही दिया है कि आपका ये समझ लीजिए कि 80% टाइम बच जाएगा। चलिए यहाँ पे टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स देखते हैं थोड़ा सा 2023 में। देख लेते हैं कहाँ से आए हैं ज़्यादातर लोग, है ना, हमारे देश में घूमने, या फिर हम लोग कहाँ पे गए घूमने। भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन का आंकड़ा होता है 2022 में। विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 2022 में कितने विदेशी लोग आ गए घूमने के लिए भारत में, लगभग 62 लाख लोग आए थे। चलिए ये तो टोटल हो गया। अभी देखेंगे हम लोग कहाँ से ज़्यादा आए हैं, कौन से देश से ज़्यादा आए, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना। अभी बस इतना देख लिया कि हमारे देश में देश दुनिया से कितने लोग आए हैं, 62 लाख लोग आए हैं, ठीक है। और 2021 में यह आंकड़ा कितना था, सिर्फ 15 लाख। कितना डिफरेंस है यार, ह्यूज डिफरेंस है। खैर चलिए देखें यहाँ पे कुछ फैक्ट डेटा देखें। विदेशी पर्यटक आगमन वाला जो शीर्ष देश है हमारे भारत में, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए हैं घूमने, अमेरिका से आए हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश से आए हैं। चलिए अच्छी बात है, विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक, ठीक है, अमेरिका से तो आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, और 62 लाख लोग आए हैं पूरी दुनिया से। लेकिन भारत में ऐसी कौन सी जगह थी जिसको सबसे ज़्यादा विजिट किया गया इन लोगों के द्वारा। ताजमहल पहले स्थान पर है, इसके बाद आगरा का किला है, फिर फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आसान सा डेटा है, याद हो गया होगा। अब देखें भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष पर्यटन गंतव्य देश, अब हम लोग कहाँ पे गए सबसे ज़्यादा, हम लोग भैया यूएई ज़्यादा गए हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे गए हैं, यूएई गए हैं, फिर इसके बाद सऊदी अरब गए हैं, उसके बाद फिर अमेरिका गए हैं। रेत देखने जाते हैं ना लोग, है ना, रेत देखने जाते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया लोगों के पास। गंगा घाट यमुना घाट की रेत नहीं देखेंगे ना, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं है, मज़ा तो इसी में है ना, यूएई की जो रेत होगी वो मस्त वाली रेत होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा दे के देखेंगे तो मज़ा आएगा, ये तो फ्री में मिल जाएगा, है ना, और गंदगी भी रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। खैर चलिए देखें, माइनर इरिगेशन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इतने ही रहने देते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 किसका है समझ रहे हो ना, ये सितंबर और अक्टूबर मंथ का ही है, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, सितंबर अक्टूबर करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करेंगे इसके बाद। क्योंकि पीडीएफ मैंने अभी पूरी बनाई नहीं है, तो बना लूँगा तो फिर एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है वो भी 2 घंटे का वीडियो हो जाए, क्योंकि अभी मुझे लगता है 50-60% पीडीएफ कंप्लीट हुई है। और अगर समय हमें मिला करे तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, है ना, लाइक कर दिया करो। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।